हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस केमिस्ट्री। और आज हम एक नए वीडियो के साथ जो कि देख रहे होंगे, जैसा कि लिखा हुआ है ऑर्गेनिक IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, कैसे हम लोग नाम लिखेंगे जनरली हम इस वीडियो में आज हम कवर अप करने वाले हैं क्या कि जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको हम कैसे नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक है, तो कई प्रकार से जितने भी सारे नोमेनक्लेचर का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको दो प्रकार से हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक होता है कॉमन नेम, ठीक है, जो कि अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है, उसका मतलब अलग अलग टाइप से उसका नेमिंग होता है। हालांकि IUPAC नेम भी क्या होता है अलग अलग ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ उसमें क्या होते हैं सिमिलरिटीज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इसको मतलब लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस ये होता क्या है, तो ये एक रूल्स मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके द्वारा एक रूल प्रोवाइड किया गया मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कार्बन जो है आप लोग पढ़ चुके हैं कि इतने बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन अकेले करता है। ठीक है, तो जिसके कारण इतने सारे कंपाउंड्स के बारे में नेमिंग को मतलब क्लासिफाई करना मतलब मुश्किल हो जाएगा, नेमिंग को याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने सभी का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक रूल्स को फॉलो किया है ना, और ये जो है वो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको इसका फुल फॉर्म जो होता है उसके द्वारा एक रूल को प्रोवाइड किया गया, जो हर एक नोमेनक्लेचर के लिए हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या है, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म में देखिएगा, ये पहला जो है वो क्या है, इंटरनेशनल, क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल नेशनल, ठीक है, यूनियन, ठीक है, प्योर एंड क्या हो जाएगा, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्योर यूनियन अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब ये जो था एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा क्या किया गया, जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं है ना, उसको नेमिंग करने के लिए एक रूल्स को प्रोवाइड किया गया, और उसके थ्रू हम लोग बहुत बड़े बड़े कंपाउंड को भी ईजिली वे में क्या कर लेते हैं, हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया कंपाउंड्स के बारे में नेमिंग करने के लिए, मतलब बहुत बड़े बड़े कंपाउंड आने लगे तो उसको नेमिंग करने में बहुत ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, तो चलते देखते हैं कि IUPAC नेम के द्वारा नोमेनक्लेचर होता कैसे। ठीक है, तो जनरली जो 10th क्लास के सिलेबस में कॉमन नेम बहुत कम ही पढ़ने हैं, IUPAC नेम के बारे में भी पढ़ना है, तो जहाँ जहाँ पे कॉमन नेम आएगा वहाँ पे मैं बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। ठीक है, और काफ़ी इजी वे में, काफ़ी स्मूथली वे में आपको पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर आप लोग सीख जाएंगे आसानी से, कोई बड़े नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो मैं रूल बताऊँगा उसी आधार पे आप बहुत बड़े बड़े नोमेनक्लेचर को आप डील कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड का नेमिंग आप इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या है, तो इसके लिए आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। काफ़ी ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, आपको इम्पोर्टेंट होगा, मतलब शॉर्टकट में कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको याद रख सकते हैं। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके माइंड में आज ये पूरा का पूरा ये जो वीडियो सेशन है वो आपके माइंड में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले कहता है कि IUPAC नेम, तो इसका कुछ रूल्स होते हैं है ना। रूल्स क्या है वो देखिएगा, तो कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में, रूल्स के बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो रूल्स में पहला कहता है वो क्या है, फर्स्ट रूल, सेलेक्ट टू दी लॉन्गेस्ट चैन एज मेन चैन विच कॉन्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाँ गाइस, ये तो कहने वाली बात है कि जो भी कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें कार्बन का चैन होगा, ये आप लोग पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, जितने भी सारे कंपाउंड होंगे उसमें कार्बन का चैन होगा, तो जाहिर सी बात है कार्बन का जब चैन होगा तो वो उसी के बारे में तो बोला गया है कि सबसे पहले हम एक लंबा चैन को चुनेंगे। ठीक है,
जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। पहला क्या, एक लंबा कार्बन का चैन चुनेंगे जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, सेकेंड में, प्रोवाइड नंबरिंग टू कार्बन एटम्स ऑफ मेन चैन। और जो पहला लंबा चैन चुनेंगे ना, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन, उसको हम लोग मेन चैन बोलते हैं, पेरेंट चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन चैन या पेरेंट चैन। ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, क्योंकि मेन चैन या पेरेंट चैन में जितने भी सारे कार्बन्स हैं, उस कार्बन को नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे। नंबरिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे? नंबर देंगे। ठीक है। तो कोई भी एक चैन होगा तो उसका दो एंड पॉइंट होगा, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। ठीक है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दो एंड पॉइंट है, तो किसी एक एंड पॉइंट से हम लोग उसको नंबरिंग देना शुरू कर देंगे। बीच से कभी हम लोग नंबरिंग नहीं देंगे, जब भी देंगे तो एंड पॉइंट से ही देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो वो नंबरिंग प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक नोट कहा है कि मेन फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच चैन हैज मस्ट शुड बी मिनिमम पोजीशन। हाँ, तो ये नोट क्या कह रहा है कि सिंपली एक चैन हो तब तो कोई बात नहीं है, हम दोनों में से किसी एक एंड से हम लोग उसका नंबरिंग कर देंगे। लेकिन चैन के साथ क्या हो, ब्रांच अटैच्ड हो, जो कि हम ब्रांच बताए थे, एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस प्रकार से। यदि मेन चैन में ब्रांच लटका हुआ हो या कोई ग्रुप अटैच्ड हो, तो हम लोग नंबरिंग उस एंड पॉइंट से करेंगे जिधर से उस ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नज़दीक हो। एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चैन को चुनेंगे, उसके बाद उसमें जो कार्बन है उसको नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे। नंबरिंग प्रोवाइड कहाँ से करेंगे? तो दो एंड पॉइंट होगा, उसमें से किसी एक एंड पॉइंट से हम लोग नंबरिंग देना शुरू कर देंगे। ठीक है। और नंबरिंग देते समय ये ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप ना हो। यदि ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप होगी तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे, उस एंड पॉइंट से करेंगे जिधर से ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सबसे नज़दीक हो जाए। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे ना तो और भी क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट रूल जो है मेरा, IUPAC नेम ऑफ एनी कंपाउंड इज स्टार्ट विथ ब्लॉक लेटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब भी स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम ब्लॉक लेटर के साथ करेंगे, बड़े लेटर के साथ करेंगे, बीच में कोई भी ब्लॉक लेटर नहीं आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक लेटर का यूज फर्स्ट लेटर के रूप में करेंगे, बाकी बीच में सारा का सारा स्मॉल लेटर होगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद यहाँ पर नोट, यहाँ पर नोट में क्या बोला गया है कि वी विल ऑलवेज यूज डैश, ऑलवेज डैश का यूज करेंगे। कब? बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। अल्फ़ाबेट मतलब 1 2 3 4, सॉरी, अल्फ़ाबेट मतलब ABCD और न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4। यदि न्यूमेरिकल्स और अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है या न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो उसके बीच हमेशा डैश का यूज़ करेंगे। ठीक है। मतलब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल को सेपरेट करेंगे डैश के द्वारा। क्लियर है? उसके बाद और कॉमा, कॉमा क्या हो जाएगा? बिटवीन टू न्यूमेरिकल्स वैल्यू। और जब दो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ जाए तो उसके बीच में क्या करेंगे? कॉमा का यूज़ करेंगे। ठीक है। दो कंटिन्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है ना, या दो से ज़्यादा कंटिन्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, तो उसके बीच में हमेशा कॉमा का यूज़ करेंगे। और यदि न्यूमेरिकल के बाद अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट के बाद न्यूमेरिकल, तो हम लोग डैश का यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखेंगे। ये छोटा छोटा बात है, लेकिन इसके कारण आपके नोमेनक्लेचर को गलत कर दिया जा सकता है, सब कुछ सही होते हुए भी। ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर सारा कुछ करके आ जाते हैं और यही सब में मिस्टेक होता है, उनका गलत हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि हम तो सही बनाए थे लेकिन गलत हो गया। कहीं ना कहीं से वो क्या हो जाएगा, आपको मतलब IUPAC नेम का रूल को क्या हो रहा होगा, वो फॉलो नहीं कर पा रहा होगा, तभी वो गलत हुआ होगा। यदि सारे रूल्स रेगुलेशंस को IUPAC नोमेनक्लेचर में आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपकी नोमेनक्लेचर सही होगी।
होगी, गलत कभी नहीं हो सकती। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे बात को भी ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं यहाँ पर अटैच कर दिया हूँ। राइट, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं कि इतना काम करने के बाद हमें करना क्या है। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद बस स्ट्रक्चर्स याद रखना है। स्ट्रक्चर जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बहुत वगैरह वगैरह, है ना। उसी प्रकार से हम इसको क्या किए हैं, एक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में डिफाइन किए। तो अब पहला स्ट्रक्चर देखिएगा। अब इतना सारा करने के बाद हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, नेमिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर्स है। क्या है, पहला है ब्रांच नेम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट विथ पोजीशन। ये क्या बोल रहा है, ब्रांच नेम, यदि हम पहले भी बोल चुके हैं कि यदि मान लिया जाए जो भी हम हाइड्रोकार्बन लेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन यदि हम लेते हैं तो हाइड्रोकार्बन में एक चैन होगा। ठीक है, उसमें ब्रांच होगा भी, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला यदि ब्रांच होगी तो पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इसीलिए कि ब्रांच एक सेम टाइप का भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। तो जब सेम टाइप का होगा तब तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट टाइप का ब्रांच होगा तो पहले किसका नाम आएगा, तो अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट, यानी ABCD के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किसका नाम पहले आता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन उसका पोजीशन जरूर देंगे, वो किस पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबरिंग हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच का पोजीशन ऑटोमेटिकली हमें फाइंड आउट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर पोजीशन को भी प्रोवाइड करेंगे। अभी हम बताएंगे कुछ एग्जांपल्स, तो उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर सेकंड में, अब ब्रांच का टोटल नाम खत्म हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे रूट वर्ड में। रूट वर्ड जैसा कि याद होगा, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट वगैरह वगैरह, ऐसे करके बहुत सारे चले थे ना, तो उसको रूट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। तो वहाँ पर लिखा हुआ है रूट वर्ड मेन चैन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन एटम। मेन चैन का रूट वर्ड लिखेंगे किसके आधार पे, तो नंबर्स ऑफ कार्बन के आधार पे। राइट, क्लियर। चलिए उसके बाद है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट, जब ये रूट वर्ड लिखा जाएगा तो सफिक्स ऑफ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एज ANE, ENE और YNE रेस्पेक्टिवली। मतलब इसके बाद पहले हम ब्रांच का नाम लिख लेंगे, उसके बाद रूट वर्ड दे देंगे। रूट वर्ड के बाद हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स ANE यूज होगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के लिए ENE यूज होगा, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए BINE यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें कार्बन टू कार्बन किस प्रकार का बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसमें सफिक्स को ऐड करेंगे। क्लियर है, लेकिन इसमें भी एक नोट्स है, इसमें भी एक दिक्कत है कि नोट सफिक्स ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल मस्ट शुड बी विथ इट्स पोजीशन। ठीक है, यानी जब भी हम लोग ये कार्बन टू कार्बन डबल और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स यूज करेंगे तो उसके साथ पोजीशन को देना अनिवार्य है। ठीक है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड में कोई पोजीशन नहीं देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन नहीं इसमें पड़ता है। लेकिन कार्बन टू कार्बन डबल और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कम से कम उसका पोजीशन तो जरूर देना पड़ेगा। किसके साथ, तो उसके सफिक्स के साथ, ENE और BINE के साथ। ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद देखिए अब कहता है इसमें सफिक्स, हाँ यदि यहाँ तक ठीक है तब तो ठीक है। यदि मान लिया जाए डबल बॉन्ड भी रहे, ब्रांच भी रहे और उसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मतलब है ना, जिसके कारण वो क्या होता है, मतलब वो हर एक प्रकार का रिएक्शंस करता है, फंक्शनल ग्रुप। तो सफिक्स नेम फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का भी नाम हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना, जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नाम हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे और वो भी उसका सफिक्स नेम यूज करेंगे और उसका पोजीशन भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोग स्ट्रक्चर्स देख लिए, है ना। पहला ब्रांच नेम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट विथ पोजीशन। दूसरा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट वर्ड को यूज़ करेंगे मेन चैन, किसके बेसिस पे,
नंबर्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे। तीसरा उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स यूज़ करेंगे, कार्बन टू कार्बन सिंगल, कार्बन टू कार्बन डबल, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। किसके रूप में, तो ANE के रूप में, ENE के रूप में, बाई ANE के रूप में, ठीक है। इसमें नोट बोला है क्या कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जब सफिक्स यूज़ करेंगे तो पोजीशन को देना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सफिक्स नेम फॉर क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, और यदि मेन उसके अलावे कोई फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, सफिक्स नेम उसका हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल इस तरीके का है, देखिए इसमें मेन चैन है, एक चैन है, ठीक है, और इसमें एक ब्रांच भी है। कैसे हम लोग चैन को सिलेक्ट करेंगे वो भी हम बताएंगे। तो इसका नाम जो दिया गया है वो 2-मिथाइल और क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। कैसे वो हम बताते हैं। उसके बाद दूसरा है इस प्रकार से, ये ब्रांच है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2-मिथाइल पेंटूइन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल पेंटूआइन। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा गाइस क्या कह रहा है कि इसमें हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो इसमें आया है उसको हम समझाना चाहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले ये क्या करेंगे, सिलेक्ट मेन चैन को सिलेक्ट करेंगे। तो मेन चैन सबसे ज़्यादा कार्बन वाला होना चाहिए, या तो मेरा यहाँ से यहाँ हो जाए, ठीक है, या तो यहाँ से यहाँ हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक ले लेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, दोनों तरफ जा रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ये मेन चैन को सिलेक्ट कर लिए, राइट, क्लियर है। अब मेन चैन को सिलेक्ट कर लिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। मेन चैन के अलावा जो बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। अब हम इसको नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए प्रोवाइड नंबरिंग टू कार्बन एटम्स ऑफ मेन चैन, लेकिन इसमें नोट बोला है कि मेन फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच चैन। तो ब्रांच चैन तो यहाँ पे है, तो ब्रांच चैन है तो वो क्या हो जाना चाहिए, हैज शुड बी मिनिमम पोजीशन। तो ये मिनिमम पोजीशन पे, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 2 पे आएगा, ठीक है। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर आ गया ना, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है मिथाइल। आप याद कीजिएगा हम बताए थे मिथाइल, ठीक है। एक कार्बन है ना CH3 CnH2n+1 के फॉर्मेट पे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आइल लगेगा मेथ, और एक कार्बन के लिए मेथ हो गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल का पोजीशन क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये हो गया 2 मिथाइल। अब देखिए इसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये अल्फ़ाबेट वैल्यू है, दोनों के बीच में क्या आ गया, डैश आ गया ना, ये वाला रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, पेंटेन। तो उसके बाद देखिए ब्रांच नेम तो हम लोग लिख लिए, पहले ब्रांच तो एक ही है तो हम 2-मिथाइल ब्रांच लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या लिखे, रूट वर्ड को लिखे। रूट वर्ड मतलब क्या, पेंट हो गया, ठीक है। अब पेंट, अब टोटल का टोटल सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लगा दिए, ANE लगा दिए, क्लियर है, कोई दिक्कत। सेकेंड में देख लेते हैं, है ना। तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, मेन चैन आपका ये हो जाएगा, मेन चैन मान लिया जाए, ये ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है ना कि आपको इंक्लूड होनी चाहिए मेन चैन में, ठीक है। अब कहता है इसमें ये ब्रांच है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप के रूप में बिहेव करता है, तो फंक्शनल ग्रुप ब्रांच से ज़्यादा सीनियर होता है, ठीक है। तो सीनियरिटी के अकॉर्डिंग हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, नेमिंग ये क्या करेंगे, उसको नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इसका पोजीशन क्या, कहाँ से मिनिमम होगा, 1 2 3, इधर से 1 2, तो हम लोग नंबरिंग 1 2 3 4 5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 मिथाइल होगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4 मिथाइल, ठीक है। ये 4 नंबर पे आया मिथाइल, तो 4 मिथाइल हो गया। अब उसके बाद मिथाइल है, ये ब्रांच का नेम हो गया, रूट वर्ड आ गया, तो रूट वर्ड कितना है, पेंट है, ठीक है। अब पेंट है तो 2 इन। अब देखिएगा दूसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो दूसरा पोजीशन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो 2 इन लिख दिए। मतलब डबल बॉन्ड का जो सफिक्स लिखेंगे वो पोजीशन के साथ लिख दिए, 2 इन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो है क्या कि मान लिया जाए यहाँ पर ये कार्बन है, ये मेन चैन के रूप में हम लोग सेलेक्ट किए, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ मेन चैन के रूप में सेलेक्ट किए। अब मेन चैन के रूप में जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है, तब देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा
कि इसमें जो नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग जो है वो यहाँ पे देखिएगा, तो ये नंबरिंग जो है यहाँ से कहाँ से लेके चलेंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग लेके चलेंगे। ये तो मेरा ब्रांच हो जाएगा ना, ये ब्रांच हो गया, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग, तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल आगे आ जाएगा। यहाँ पर 4 मिथाइल कर दीजिए, 4 मिथाइल पेंट, और दूसरे नंबर पे क्या है, आइन है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का जो सफिक्स आया है वो पोजीशन के साथ आया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अब इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में देख लेते हैं, है ना, फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका नोमेनक्लेचर जो था वो बिना फंक्शनल ग्रुप का था, है ना। उसमें आ रहा था क्या, डबल और ट्रिपल आ रहा था। हालांकि डबल और ट्रिपल भी एक प्रकार का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसके अलावा जो मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में आता है डबल और ट्रिपल से भी सीनियर, डबल और ट्रिपल से सीनियर, मतलब ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप के बारे में अभी बता रहे हैं जिसके सामने डबल और ट्रिपल क्या हो जाता है, जूनियर हो जाता है, ठीक है। यानी डबल और ट्रिपल के साथ यदि ये सब में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप आएगा तो क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ करेंगे, नेमिंग भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कार्बन का पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, ये फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, उसके बाद सिंबल इसका होगा और इसका सफिक्स नेम होगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, नेम ऑफ फंक्शनल, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि उस फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या नेचर, मतलब उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग इसमें देखेंगे वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिंबल है वो क्या है, COOH होता है, ठीक है। इस प्रकार से COOH, इसी को हम लोग लिखते हैं COOH के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद इसका सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड। सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, नाम के अंत में लगने वाले को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, तो उसका ओइक होता है। और इसमें जो लेते हैं ना, कार्बन कॉन्टेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कॉन्टेनिंग, देखिएगा ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें पहले से कार्बन है, और मोनोवैलेंट का मतलब है ये एक ही तरफ से जुड़ सकता है, ठीक है। ये दो तरफ से नहीं जुड़ सकता है, सिंगल टाइप से ये जुड़ सकता है, सिंगल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन चेन के साथ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन कॉन्टेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। दूसरा है आपका एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का जो सिंबल है वो ये है ना। तो ये हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड का सिंबल। तो कहता है इसका जो होता है वो ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स होता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन कॉन्टेनिंग, है ना, कार्बन कॉन्टेनिंग डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डाइवैलेंट कैसे, एक वैलेंसी यहाँ पे, एक वैलेंसी यहाँ पे, मतलब दो तरफ से ये क्या हो सकता है, किसी भी चैन के द्वारा जोड़ सकता है, ठीक है, चैन के साथ जुड़ सकता है। तो ये बाइवैलेंट हो गया, डाइवैलेंट, है ना। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे क्या है, एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड COX लिखते हैं, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू हो जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑयल हाइलाइड। क्या बोलते हैं, ऑयल हाइलाइड इसका सफिक्स होता है। और इसमें जो हम लोग देखते हैं ना, वो क्या देखते हैं, कार्बन कॉन्टेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये भी कार्बन कॉन्टेनिंग है और ये भी क्या है, मोनोवैलेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर आपका एमाइड। एमाइड जो है वो क्या है, एमाइड जो देख रहे हैं, है ना, यहाँ से देखिएगा एमाइड। उसके बाद क्या है आपका, एमाइड जो होता है वो CONH2। अब इसको क्या होता है, इसमें क्या सफिक्स होता है, एमाइड होता है। क्या होता है, एमाइड, ठीक है। उसके बाद इसका जो है कार्बन कॉन्टेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये भी एक ही तरफ से मेन चेन के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, CHO भी लिखते हैं, है ना। इसके लिए आता है अल। क्या आता है, अल, है ना। और ये आता है कार्बन कॉन्टेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें भी कार्बन होता है और मोनोवैलेंट होता है, ठीक है। ये एक ही तरफ से जुड़ सकता है, राइट। उसके बाद है यहाँ पर कीटोन। कीटोन क्या हो जाएगा, ये होता है CO,
CO इस प्रकार से रहता है ना। और यहाँ पर आ जाता है ONE, इसका जो सफिक्स होता है ONE, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कार्बन कॉन्टेनिंग डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डाइवैलेंट कैसे, तो ये कार्बन जो है ना वो दो तरफ से जुड़ सकता है, ठीक है, इसीलिए डाइवैलेंट इसको बोला गया। उसके बाद है यहाँ पे क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल जो है तो होता है वो OH होता है, ठीक है। इसके लिए आता है सफिक्स OL, और ये क्या होता है, नन कार्बन कॉन्टेनिंग होता है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है। तो उस ये इसलिए बता रहा है ना, कार्बन कॉन्टेनिंग और नॉन कार्बन कॉन्टेनिंग, उसका यूज़ हम लोग करेंगे, है ना, एक सिंपल वे में देखते हैं कैसे। ये एमीन हो गया, एमीन का क्या हो जाएगा NH2, और ये हो जाएगा आपका एमाइन इसको बोलते हैं। और ये भी क्या है, एक प्रकार का नन कार्बन कॉन्टेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब इसमें भी कार्बन नहीं है, ठीक है। दूसरा है हैलोजन। हैलोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, X होगा। X इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जैसे कि हम बताए थे। ओइक एनहाइड्राइड, सॉरी यहाँ पर ये गलत है, ये सिर्फ हैलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। हैलो इसमें लगता है सफिक्स के रूप में आएगा, चूँकि ये क्या है ना कि सफिक्स के रूप में इसलिए आता है चूँकि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाता है, जूनियर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये गलत है, ओइक एनहाइड्राइड इसका नहीं होगा बल्कि हाइलाइड होगा, ठीक है। सफिक्स इसका क्या होता है, हाइलाइड। तो फ्लोरीन आएगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन आएगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन आएगा तो आयोडाइड, ये गलत है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, नन कार्बन कॉन्टेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी कोई कार्बन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, आई होप आप क्या कीजिएगा, इसमें आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको याद कर लीजिएगा, हो सके तो ये बड़ा काम का चीज़ है ना, ये बड़ा काम का चीज़ है। देखिएगा इसको, एनहाइड्राइड ये जो है ये आपका कट जाएगा। इसका जो सफिक्स होता है ना वो क्या होता है, हाइलाइड होता है। क्या होता है, हाइलाइड, ठीक है, हाइलाइड होगा, ठीक है। और x बराबर यहाँ पर हो जाएगा F हो जाएगा, Cl हो जाएगा, Br हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, I होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F Cl Br, और क्या हो जाएगा, I होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइलाइड कर सकते हैं। और यदि फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन रहेगा क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमाइड, और आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड। ये यदि आप क्लियर कर लेते हैं इतना फंक्शनल ग्रुप, तो मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड का जो नोमेनक्लेचर आपका होगा बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब फिर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप जैसे चाहो वैसे आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। बस वो स्ट्रक्चर जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद जो जितना भी बड़ा नोमेनक्लेचर होगा, है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाकी सारा रूल रेगुलेशन वही रहेगा। सेलेक्ट चैन को सब में चुनना है। हाँ, एक चीज़ और बता रहे थे कि ये कार्बन कॉन्टेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ऐसा करके क्यों बताया, तो ये सबको कंफ्यूज लग रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा कब, देखिएगा कि जिसमें भी ये सब क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, तो कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप जहाँ भी आएगा वहाँ पे उसके कार्बन को हम मेन चैन में इंक्लूड करेंगे। जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप आएगा तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चैन में शामिल करेंगे, ठीक है, उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। यदि मान लिया जाए मेन चैन में मेरा 6 कार्बन है, उसमें एक कोई आ गया फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला, तो उसमें टोटल 7 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कार्बन कॉन्टेनिंग और नन कार्बन कॉन्टेनिंग हम लोग बताए। नन कार्बन कॉन्टेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कार्बन कॉन्टेनिंग जहाँ भी आएगा ना उसके कार्बन को हम लोग इंक्लूड करेंगे पेरेंट चैन में, मेन चैन में, ठीक है। तो उसका भी क्या हो जाएगा, नंबरिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप का जान लिए, सफिक्स जान लिए, उसका नेचर जान लिए, सिंबल जान लिए, उसका नाम जान लिए। 10th में इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद जब मैं कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो उसमें और भी
बहुत सारे नोमेनक्लेचर हैं, है ना। जैसे हो गया थायो ईथर, ईथर, उसके बाद आपका हो जाएगा ये थायोल, ये बहुत कुछ नोमेनक्लेचर डिपेंड करेगा। साइनाइड आ जाएगा, आइसोसाइनाइड आ जाएगा, ये सारा कुछ फंक्शनल ग्रुप को आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल इतना जान ले। ये भी बहुत ज़्यादा है, कारण क्या है ना कि 10th में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, बाकी ये सब के बारे में उतना ज़्यादा नहीं। चलिए सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसके अब नोमेनक्लेचर पे आएंगे। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखेंगे, ये एल्डिहाइड का देखेंगे, उसके बाद एसिड हाइलाइड का देखेंगे, कीटोन का देखेंगे। ये सारे का नोमेनक्लेचर हम लोग बारी बारी से देखेंगे, उसको एक सेपरेट वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, आपके लिए बहुत यूज़फुल हुआ होगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इसको शेयर ज़रूर करें और एक लाइक कमेंट तो ज़रूर बनता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।